मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस में उम्मीदवारों को लेकर अंदरूनी तौर पर मचा भारी घमासान। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में फंसा महापैंच। कांग्रेस की 86 तो बीजेपी की 94 सीटों पर उम्मीदवार घोषित होने बाकी। 10 सूत्र की पड़ताल, किस तरह 17 के फेर में उलझी बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने 1200 वचनों के वचन पत्र में किया सरकार बनने पर छत्तीसगढ़ की नंदिनी गोधन योजना और राजस्थान की स्वास्थ्य का अधिकार कानून लागू करने का वादा। 10 सूत्र की पड़ताल, आखिर छत्तीसगढ़ और राजस्थान में इन योजनाओं का क्या हुआ अंजाम। और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने घोषित की 53 उम्मीदवारों की दूसरी सूची। भिलाई नगर से देवेंद्र यादव और रायपुर पश्चिम से विकास उपाध्याय का नाम। धरसींवा से मौजूदा विधायक अनीता शर्मा का कटा टिकट। नमस्कार, मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं खास खबरों का बेहद खास न्यूज बुलेटिन सूत्रधार। मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस में उम्मीदवारों को लेकर अंदरूनी तौर पर भारी घमासान मचा हुआ है। खासतौर पर 4 महानगरों भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में तो महापैंच फंस गया है। यहां पैंच इसलिए ज्यादा फंसा है क्योंकि इन शहरों की राजनीति पूरे अंचल पर असर डालती है। यही कारण है कि बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियां यहां जल्दबाजी में कोई कदम उठाना नहीं चाहती। बीजेपी इन शहरों की 7 और कांग्रेस 10 सीटों पर अपने उम्मीदवार तय नहीं कर पाई है। कांग्रेस को भोपाल में सबसे ज्यादा दिक्कत है क्योंकि उसे जिताऊ उम्मीदवार नहीं मिल पा रहे हैं। तो बीजेपी अपने गढ़ इंदौर में ही मुश्किलों में घिरी हुई है। कांग्रेस की 86 तो बीजेपी की 94 सीटों पर अभी उम्मीदवार घोषित होने बाकी हैं। देखिए किस तरह बीजेपी और कांग्रेस 17 के फेर में उलझी हुई है। हमारे विशेष संवाददाता अरुण तिवारी की ये खास रिपोर्ट। सबसे पहले बात करते हैं भोपाल दक्षिण पश्चिम विधानसभा सीट की। तो बीजेपी के पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता यहां से लगातार 3 बार विधायक रहे, लेकिन पिछला चुनाव हार गए। अब पार्टी उनसे किनारा करना चाहती है। यही कारण है कि उन्होंने अपनी बेटी कृति का नाम आगे बढ़ाया है। पूर्व विधायक सुरेंद्र नाथ सिंह भी इस सीट पर जोर लगा रहे हैं। इसके अलावा प्रवक्ता राहुल कोठारी, नेहा बग्गा और चिकित्सा प्रकोष्ठ के अभिजीत देशमुख भी यहां से दावेदारी कर रहे हैं। यानी बड़े दावेदारों ने इस सीट पर पेंच फंसा दिया है। इंदौर 3 विधानसभा सीट। इस सीट पर मौजूदा विधायक आकाश विजयवर्गीय हैं। कैलाश विजयवर्गीय की उम्मीदवारी के बाद ये तो तय है कि अब आकाश को टिकट नहीं मिलेगा। यहाँ कैलाश चाहते हैं कि उनके हिसाब से टिकट बटे, क्योंकि उनके बेटे ने जो काम इस विधानसभा में कराए हैं उनका फायदा उनके समर्थक को मिलना चाहिए। पार्टी यहाँ युवा उम्मीदवार को ही उतारना चाहती है। यहाँ उषा ठाकुर को चुनाव लड़ाने की भी चर्चा है, लेकिन कैलाश गुट से पटरी नहीं बैठने के कारण वो वहाँ नहीं जाना चाहती, लिहाजा यहाँ पर भी मंथन चल रहा है। इंदौर 5 विधानसभा सीट। इस सीट पर मौजूदा विधायक हैं महेंद्र हार्डिया, लेकिन उनका विरोध हो रहा है। बीजेपी में हार्डिया के विरोध में नेताओं के बागी तेवर सामने आ चुके हैं। पार्टी नेता खुलकर कह चुके हैं कि ये लड़ेंगे तो पार्टी के लिए जीत मुश्किल होगी। महापौर चुनाव में ये इकलौती सीट थी जहां से बीजेपी पिछड़ गई। इस सीट पर गौरव रणदिवे भी दावेदारी कर रहे हैं। हार्डिया यहां से 4 बार के विधायक हैं, लिहाजा पार्टी यहां कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती। महू विधानसभा सीट। यहाँ की मौजूदा विधायक उषा ठाकुर 3 चुनाव लड़ी और तीनों जीत, लेकिन हर बार उनकी विधानसभा बदल दी गई। इस बार महू में उनका विरोध हो रहा है। लोग स्थानीय उम्मीदवार चाहते हैं, ऐसे में उषा ठाकुर मुश्किल है। राज्यसभा सदस्य कविता पाटीदार और राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष निशांत खरे भी यहाँ से दावेदारी कर रहे हैं। ग्वालियर पूर्व विधानसभा सीट। इस सीट पर सिंधिया समर्थक मुन्ना लाल गोयल फिर से टिकट चाहते हैं, क्योंकि सिंधिया के प्रति समर्पण में उनको बमुश्किल मिली विधायकी गंवानी पड़ी, क्योंकि वो उपचुनाव हार गए। सांसद विवेक शेजवलकर अपने बेटे प्रांशु को टिकट दिलाना चाहते हैं। पूर्व मंत्री माया सिंह का नाम भी चर्चा में है और अनूप मिश्रा भी यहाँ से दावेदारी कर रहे हैं। ग्वालियर दक्षिण विधानसभा सीट। अपनी परंपरागत सीट को पिछले चुनाव में गंवा चुकी बीजेपी इस बार फूंक फूंक कर कदम रख रही है। यहाँ से नारायण कुशवाहा की दावेदारी है, तो कुशवाहा को बागी होकर चुनाव हराने में अहम भूमिका निभाने वाली समीक्षा गुप्ता भी मैदान में है और अनूप मिश्रा भी यहाँ से टिकट चाहते हैं। जबलपुर उत्तर विधानसभा सीट।
कभी बीजेपी का मजबूत गढ़ रही ये सीट पिछले चुनाव में कांग्रेस के हाथों में चली गई। बीजेपी इसे फिर से पाना चाहती है, इसलिए यहाँ पर मजबूत उम्मीदवार की तलाश कर रही है। इस सीट से 2018 में हारे प्रत्याशी शरद जैन फिर से चुनाव मैदान में हाथ आजमाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं कई ऐसे दावेदार भी हैं जिनके चलते बीजेपी टिकट की घोषणा नहीं कर पा रही है। पिछली बार की तरह इस बार भी धीरज पटेरिया टिकट के बड़े दावेदार हैं। इसके अलावा पूर्व महापौर स्वाति सदानंद गोडबोले और वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष कमलेश अग्रवाल के नाम भी यहाँ के दावेदारों में शुमार है। ये तो हुई बीजेपी की बात। अब कांग्रेस में किन सीटों पर घमासान मचा है वो भी देख लेते हैं। भोपाल उत्तर विधानसभा सीट, ये सीट कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है। कमलनाथ इसे बरकरार रखना चाहते हैं। यहाँ के मौजूदा विधायक आरिफ अकील हेल्थ रीजंस के कारण चुनाव नहीं लड़ना चाहते, लेकिन वो अपने बेटे के लिए टिकट चाहते हैं। उनके भाई भी दावेदारों में शुमार हैं। कमलनाथ चाहते हैं कि आरिफ ही चुनाव लड़ें। इसी पशुपेश में कांग्रेस अभी तक यहाँ पर उम्मीदवार घोषित नहीं कर पाई। यहाँ से बीजेपी उम्मीदवार आलोक शर्मा है, जिनके लिए सीएम खुद इस सीट पर खासा फोकस कर रहे हैं। हुजूर विधानसभा सीट, इस सीट पर कांग्रेस को मजबूत दावेदार नहीं मिल रहा है। यहाँ पर दावेदार तो कई हैं, लेकिन कमलनाथ के सर्वे में उनकी स्थिति जिताऊ उम्मीदवार की नहीं, इसलिए यहाँ से उम्मीदवार घोषित नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर बीजेपी के 2 बार के विधायक रामेश्वर शर्मा फिर तीसरी बार मैदान में। दक्षिण पश्चिम विधानसभा सीट, इस सीट पर भी अभी तक कांग्रेस ने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। यहाँ पर मौजूदा विधायक पूर्व मंत्री पीसी शर्मा है। पहली सूची में इनका नाम नहीं आ पाया। हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस के पास कोई दूसरा मजबूत उम्मीदवार है भी नहीं। ऐसा भी माना जा रहा है कि यहाँ से पीसी शर्मा को फिर से टिकट मिल जाएगा। गोविंदपुरा विधानसभा सीट, ये सीट भी बीजेपी का अभेद किला बन गई। 10 बार बाबूलाल गौर और 1 बार उनकी बहू कृष्णा गौर यहाँ की विधायक रही। कृष्णा गौर लगातार दूसरी बार मैदान में है। बीजेपी के तिलिस्म को तोड़ने के लिए कांग्रेस को उम्मीदवार नहीं मिल पा रहा। हालांकि दिग्विजय सिंह एक सभा में रविंद्र साहू को यहाँ का उम्मीदवार बता चुके हैं, लेकिन कमलनाथ ठोक बजाकर ही उम्मीदवार उतारना चाहते हैं। इंदौर 3 विधानसभा सीट, ये सीट भी बीजेपी का गढ़ मानी जाती है। कांग्रेस पहले ये देखना चाहती थी कि आकाश विजयवर्गीय की जगह कौन उम्मीदवार यहाँ से उतरेगा। यहाँ पर अश्विन जोशी दावेदार हैं, लेकिन पार्टी उनकी जगह उनके चचेरे भाई पिंटू जोशी को भी टिकट दे सकती है। अब टिकट की दौड़ में अरविंद बागड़ी भी शुमार है। इंदौर 5 विधानसभा सीट, इस सीट पर भी उम्मीदवार घोषित नहीं हो पाया है। इस विधानसभा में सत्यनारायण पटेल सबसे मजबूत दावेदार है। पार्टी पहले उन्हें महू भेजना चाहती थी और यहाँ स्वप्निल कोठारी को लाना चाह रहे हैं, लेकिन सत्यनारायण पटेल इस सीट से ही चुनाव लड़ना चाहते हैं। ये सीट भी कांग्रेस के लिए दूर की कौड़ी बनी हुई। महू विधानसभा सीट, ये सीट पहले कांग्रेस का गढ़ रही है। यहाँ से 2 बार लगातार कांग्रेस के अंतर सिंह दरबार विधायक रहे, लेकिन अब कांग्रेस की पहुंच से ये सीट दूर होती जा रही है। कैलाश विजयवर्गीय और उषा ठाकुर ने दरबार की सभा तितर बितर कर दी। महू से 3 बार से चुनाव हार रहे अंतर सिंह दरबार फिर से टिकट पाना चाहते हैं, लेकिन पार्टी किसी मजबूत उम्मीदवार की तलाश में। हाल ही में कांग्रेस में आए रामकिशोर शुक्ला भी यहाँ से दावेदारी कर रहे हैं। जबलपुर कैंट, बीजेपी के इस गढ़ में सेंधमारी करना कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती। इस सीट को जीतने के लिए महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू को चुनाव लड़ाने पर विचार किया जा रहा है। कैंट बोर्ड के पूर्व उपाध्यक्ष अभिषेक चौक से चिंटू और कांग्रेस नेता शिव यादव भी यहां से दावेदारी कर रहे हैं। सर्वे में पार्टी को यहां कोई उम्मीदवार ऐसा नजर नहीं आता जो उसको जीत दिला सके। पनागर विधानसभा सीट, पनागर क्षेत्र के लिए प्रत्याशी चयन करने में कांग्रेस के पसीने छूट रहे हैं। यही वजह है कि जबलपुर की 8 विधानसभाओं में से एक पनागर की सीट से उम्मीदवार की घोषणा अभी तक नहीं हो पाई है। इस सीट से लगातार बीजेपी ही जीत दर्ज करती आ रही है। इस सीट से 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी से बगावत कर निर्दलीय लड़ने वाले भारत सिंह यादव कांग्रेस उम्मीदवार बनने के लिए जोर लगा रहे हैं। इनके अलावा पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश पटेल के नाम पर भी पार्टी विचार कर रही है। इन दोनों के अलावा कांग्रेस नए उम्मीदवार के बारे में भी सोच विचार कर रही है। ग्वालियर विधानसभा सीट, ये सीट भी कांग्रेस जीतना चाहती है। यहाँ पर पिछली बार कांग्रेस की ही जीत हुई, लेकिन प्रद्युम्न सिंह तोमर जीतकर बीजेपी में चले गए। अब वो बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार हैं। यहाँ पर भी कांग्रेस को जिताऊ उम्मीदवार की तलाश है। सुनील शर्मा दावेदारी जरूर कर रहे हैं, लेकिन वो उपचुनाव बड़े अंतर से हार चुके हैं। यहाँ पर भी कांग्रेस को ढूंढे से जिताऊ उम्मीदवार नहीं मिल पा रहा। यानी बीजेपी हो या कांग्रेस,
महानगरों की सीट पर उम्मीदवार घोषित करने में दोनों को ही पसीने छूट रहे हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने कल यानी मंगलवार को 1200 वचनों का वचन पत्र जारी किया है। इसमें दो बहुत खास वचन हैं। पहला है गोबर खरीदी को लेकर और दूसरा है स्वास्थ्य बीमा योजना को लेकर। इन दोनों योजनाओं का कॉन्सेप्ट मध्य प्रदेश कांग्रेस ने कांग्रेस सरकारों वाले पड़ोसी राज्यों से लिया है। आइए देखते हैं कि पड़ोसी राज्यों में ये योजनाएं क्या गुल खिला पा रही हैं। कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में वादा किया है कि अगर मध्य प्रदेश में उसकी सरकार बनी तो नंदिनी गोधन योजना और स्वास्थ्य का अधिकार कानून लागू किया जाएगा। नंदिनी गोधन योजना में कांग्रेस 2 रुपए प्रति किलो गोबर खरीदेगी और स्वास्थ्य का अधिकार कानून के तहत 25 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा और 10 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा कराया जाएगा। अब इनका आइडिया एमपी कांग्रेस ने कांग्रेस शासित दूसरे राज्यों से लिया है। नंदिनी गोधन योजना का आइडिया लिया है छत्तीसगढ़ से, जहां भूपेश बघेल सरकार इस योजना को गोधन न्याय योजना के नाम से संचालित कर रही है। और स्वास्थ्य का अधिकार कानून का आइडिया लिया है राजस्थान से, जहां अशोक गहलोत सरकार इसे राइट टू हेल्थ कानून बना चुकी है और मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के नाम से संचालित कर रही है। बहरहाल अब छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना और राजस्थान में राइट टू हेल्थ कानून के क्या हाल हैं, वो आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं छत्तीसगढ़ में जारी गोधन न्याय योजना की, जिसे मध्य प्रदेश में नंदिनी गोधन योजना के नाम से शुरू करने का ऐलान किया गया है। पशुपालकों और किसानों को समृद्ध करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने 21 जुलाई 2020 को गोधन न्याय योजना शुरू की थी, लेकिन इसे लेकर शुरू से ही कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे। इसी साल जुलाई में विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान गोबर घोटाले का मामला खूब उछला। अकलतरा से बीजेपी के विधायक सौरभ सिंह ने दावा किया कि गोबर से बनाए जा रहे वर्मी कंपोस्ट खाद की क्वालिटी बेहद घटिया है और 246 करोड़ रुपए का भुगतान करने के बाद भी सरकार ने केवल 17 करोड़ रुपए की ही सामग्री बेची। बाकी 229 करोड़ रुपए का हिसाब भूपेश सरकार नहीं दे पा रही है। यानी इस योजना में 229 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप लगे हैं। 286 करोड़ में 17 करोड़ माइनस हो गया। 229 करोड़ रुपए का गोबर कहां पर है? अगर वो बिका नहीं, उससे उत्पादित वस्तु बिकी नहीं, तो कहां पर है वो स्टॉक 229 करोड़ रुपए? देख तो स्टॉक बता दे, या ये बता दो गोबर बहा गया। वो चारा घोटाला से बड़ा घोटाला, या ये बता दो गोबर बहा गया। गोधन न्याय योजना को लेकर आरोप ये भी लगे कि एक ही परिवार की 3 महिलाओं को 2,82,000 किलो गोबर बेच दिया गया है और ये मामला बीजेपी विधायक सौरभ सिंह की विधानसभा अकलतरा का ही बताया गया। सौरभ ने हैरानी जताई कि वो उस परिवार को अच्छे से जानते हैं और उनके पास तो मवेशी ही नहीं है, फिर इतनी मात्रा में गोबर कैसे बेच दिया? और सरकार ने बाकायदा उन महिलाओं को 5,65,000 रुपए का भुगतान भी किया है। एक डाटा मैं दिखा देता हूँ। एक महिला से 3 महिलाओं से, अकलतरा विकासखंड के गाँव में 3 महिलाओं से 2,82,000 किलो गोबर खरीदा गया है, जिसका 5,65,000 का भुगतान किया गया है और वो तीनों महिलाएं एक परिवार की हैं और उनके घर में गाय नहीं है। इसके अलावा गोबर पेंट सहित गोबर के चप्पल, गोबर से बिजली, दिए, पुट्टी, कंडे, गुलाल, टाइल्स और भगवान की प्रतिमाएं भी बनाने की बात कही गई। लेकिन इस पर भी बीजेपी ने आरोप लगाए कि इनका हिसाब भी कांग्रेस सरकार के पास नहीं है। वर्मी कंपोस्ट हो या पेंट, टाइल्स हो या कंडे, इनका हिसाब आखिर है कहां? आरोप ये भी लगे कि स्व सहायता समूहों ने हजारों लीटर गोबर पेंट बना लिया था, लेकिन इन्हें मार्केट में बेचा ही नहीं जा सका या इन्हें मार्केट ही नहीं मिल सका। यानी छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस की गोधन न्याय योजना गोबर ही साबित हुई। हालांकि बीजेपी के आरोपों को कांग्रेस ने सिरे से खारिज किया है और कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा था कि बीजेपी गोधन न्याय योजना के फेलियर गिनाकर जबरन सरकार के खिलाफ षड्यंत्र रच रही है, लेकिन आधिकारिक तौर पर सरकार की तरफ से मामले पर कोई जवाब नहीं दिया गया। अब आरोप प्रत्यारोप से इतर बीजेपी ने जो तथ्य सामने रखे थे, उसे देखकर गोधन न्याय योजना पर सवाल तो उठ ही रहे और मध्य प्रदेश में कांग्रेस नंदिनी गोधन योजना को कैसे लागू करेगी, ये भी बड़ा सवाल है। अब बात करते हैं स्वास्थ्य का अधिकार कानून की, जिसे एमपी कांग्रेस ने राजस्थान से कॉपी किया। राजस्थान विधानसभा में इसी साल 21 मार्च को राजस्थान का स्वास्थ्य अधिकार कानून पारित किया गया था। 21 अप्रैल को राज्यपाल ने इसे मंजूरी भी दे दी थी, लेकिन मंजूरी के बाद भी इसके नियम ही नहीं बने हैं।
नियम बनाने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बाइलरी साइंसेज के डायरेक्टर डॉक्टर एस.के. सरीन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। ये समिति कुछ बैठकें भी कर चुकी है, लेकिन नियम अब तक सामने नहीं आए। इस मामले में द सूत्र ने कानून का मसौदा तैयार करने वाले स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर सुशील कुमार परमार से भी बात की, तो उन्होंने कहा कि वो कानून का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया तक शामिल थे। इसके बाद क्या हुआ उन्हें नहीं पता। अब सूत्रों का कहना है कि नियम बनाने पर काम तो चल रहा है, लेकिन इसे काफी गोपनीय रखा जा रहा है। गोपनीय क्यों रखा जा रहा है तो कोई साफ वजह सामने नहीं आई, लेकिन बताया जा रहा है कि इसके पीछे बड़ा कारण है प्राइवेट अस्पतालों की लॉबी। प्राइवेट अस्पतालों की लॉबी जमकर काम कर रही है, क्योंकि जब यह कानून पास किया जा रहा था तो प्राइवेट अस्पतालों का कड़ा विरोध सामने आया था। प्राइवेट अस्पतालों ने कई दिन तक अस्पताल बंद रखे थे और जयपुर समेत प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन किए गए थे। प्राइवेट अस्पताल संचालकों का कहना था कि ये कानून प्राइवेट अस्पतालों पर ताले लगवा देगा, क्योंकि मूल कानून में प्रावधान था कि यदि किसी व्यक्ति को आपातकालीन चिकित्सा की व्यवस्था की जरूरत पड़ती है तो जो भी पास का अस्पताल होगा वो फ्री में इलाज करेगा और अपने खर्च पर दूसरे अस्पताल को रेफर करेगा। इलाज से मना करने पर कुछ दंडात्मक कार्रवाई के भी प्रावधान थे। अब प्राइवेट अस्पतालों ने इसका पुरजोर विरोध किया और बाद में सहमति बनी कि 50 बेड या इससे कम क्षमता वाले अस्पताल या सरकार से रियायती दर पर जमीन नहीं लेने वाले अस्पतालों पर यह कानून लागू नहीं होगा। ऐसे में अब काफी कम प्राइवेट हॉस्पिटल इस कानून के दायरे में रह गए हैं। सिविल सोसाइटी संगठनों ने भी मांग की है कि नियम जल्द से जल्द लागू किए जाएं। ये समझ में नहीं आ रहा कि अब किस तरह का दबाव है, क्योंकि सरकार और निजी अस्पतालों के बीच तो समझौता हो चुका था, एग्रीमेंट हो चुका था और उनकी कई सारी मांगों पर सरकार ने सहमति जता ली थी। तो अब कोई इस तरह के विरोध की बात निजी अस्पतालों की तरफ से होनी नहीं चाहिए। और अगर सरकार को अभी भी इस बात को लेकर शंका है या डर है कि ये जो नियम बनाएंगे और उनको लागू करेंगे तो निजी अस्पतालों का विरोध हो सकता है, तो सरकार को करना ये चाहिए कि जो सरकारी अस्पतालों के लिए जो नियम है वो तो बना ले और उनको तो लागू करे, क्योंकि वैसे भी ये जो कानून है ये मुख्य रूप से सरकारी स्वास्थ्य सेवा तंत्र को मजबूत करने के लिए। कुल मिलाकर यदि जल्द नियम लागू नहीं हुए तो आम लोगों को इसका लाभ नहीं मिलेगा और ये कानून केवल कागज का टुकड़ा बनकर रह जाएगा। तो क्या सिर्फ चुनाव को ध्यान में रखते हुए गहलोत सरकार ने ये दांव चला है? सवाल ये भी उठ रहा है। और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर इसे किस फॉर्म में अप्लाई किया जाएगा, ये भी बड़ा सवाल है। यानी एमपी कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ और राजस्थान की उन योजनाओं को प्रदेश में रेप्लिकेट करने की बात कही है जो कहीं ना कहीं पहले से ही विवादों में है। तो यानी कुल मिला के कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ की जो योजना है वो पूरी तरह गोबर खरीदी योजना गोबर साबित हो गई है और राजस्थान में जो स्वास्थ्य बीमा योजना थी उसको खुद उसकी सेहत सुधारने के लिए इलाज की सख्त और तत्काल ज़रूरत है। और इसी बीच में मध्य प्रदेश से एक और खबर आ रही है कि मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने 22 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान और कर दिया है। यानी कुल मिलाकर ये जो अखिलेश यादव और कमलनाथ की बातचीत चल रही थी या कुछ उम्मीद जताई जा रही थी वो पूरी तरह टूट गई है। बातचीत क्या चल रही थी, अंदर खाने चल रहा था और इसका जो एक बड़ा असर है वो राजनीतिक जो राष्ट्रीय राजनीति है उस पर पड़ेगा। INDIA के दोनों ही गठबंधन में है, समाजवादी पार्टी भी वहाँ पे है और कांग्रेस भी वहाँ पे है। लेकिन कमलनाथ जी ने एक बार कहा था कि INDIA का जो गठबंधन है वो राष्ट्रव्यापी है, वो देश के जब चुनाव होंगे, लोकसभा के जब चुनाव होंगे तब देखे जाएंगे, अभी उसका यहाँ पे कुछ सरोकार नहीं है। तो अब ये जो यहाँ पे समाजवादी पार्टी पूरी ताकत से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, तो मैं आपको कुछ नाम आपको बता देता हूँ जो यहाँ पे 22 सीटें की हैं। देखिए, सबलगढ़ से लाल सिंह राठौर, जौरा से श्रीमती रीना कुशवाहा, सुमावली से श्रीमती मंजू सोलंकी, दिमनी से राम नारायण सकवार ये हैं, और जतारा से RR बंसल, पृथ्वीपुर से शिवांगी सिंह, जवेरा से लखन यादव, गुन्नौर से जितेंद्र कुमार दहायत, चित्रकूट से संजय सिंह ठाकुर, मैयर से चंद्रप्रकाश पटेल, नागोद से रामशरण कुशवाहा, त्योंथर से त्रिनेत्र शुक्ला, देवतालाब से राम यज्ञ सेंधिया, गुड़ से अमरेश पटेल, सिंगरौली से ओम प्रकाश सिंह, बड़वारा से सुश्री कुंती कौल, चौराई से श्री विपिन वर्मा, नरेला से शमसुल हसन, भोपाल मध्य से शमा तनवीर, हुजूर से राहुल मारण, शुजालपुर से बाबूलाल मालवी और रतलाम से श्रीमती आफरीन बी। खास तौर से जो अल्पसंख्यक समुदाय के जो कैंडिडेट चुनाव लड़ेंगे समाजवादी पार्टी के बैनर तले, तो ये फिर इक्वेशन देखना पड़ेंगे कि कांग्रेस को कितना नुकसान होता है और बीजेपी को कितना फायदा होता है।
और अब हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने 53 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इससे पहले नवरात्र के पहले दिन कांग्रेस ने पहली सूची जारी की थी, जिसमें 30 प्रत्याशियों के नाम थे। यानी कांग्रेस 90 में से अब तक 83 सीटों पर कैंडिडेट्स घोषित कर चुकी है और अब सिर्फ 7 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान होना बाकी है, जबकि बीजेपी ने 86 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। तो चलिए देखते हैं कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में किसे कहां से टिकट दिया। भरतपुर, सोनर, गुलाब सिंह कमरू, मनेन्द्रगढ़ रमेश सिंह, प्रेमनगर खैलसाय सिंह, भटगांव पारसनाथ राजवाड़े, प्रतापपुर राजकुमारी मरावी, राम, जसपुर विनय कुमार भगत, कुकरी यूडी बिंज, पत्थलगांव रामपुकार सिंह, लेलुगा विद्यावती सिदार, रायगढ़ प्रकाश सकराजीत नायक, सरंगढ़ उत्तरी जंगाड़े धर्मजयगढ़ लालजी सिंह राठिया, रामपुर फूल सिंह राठिया, कटकोरा पुरुषोत्तम कंवर, पाली तनख्वाह दुलेश्वरी बाई, मारवाही के ध्रुव, कोटा अटल श्रीवास्तव, लोरमी धनेश्वर साहू, मुंगेली संजीत बनर्जी, तख्तपुर रश्मि सिंह, बिल्हा सियाराम कौशिक, बिलासपुर शैलेश पांडे, बेलतारा विजय केशरवानी, मस्तूरी दिलीप लहरिया, अकलतरा राघवेंद्र सिंह, जांजगीर चांपा व्यास कश्यप, चंद्रपुर राम कुमार यादव, जयपुर बलेश्वर साहू, पामगढ़ शेषराज हरवंश, बसना देवेंद्र बहादुर सिंह, खल्लारी द्वारकाधीश यादव, बिलाईगढ़ कविता प्राण लहारे, बलौदाबाजार शैलेश त्रिवेदी, भाटापारा इंद्र कुमार साव, धारसिवा छाया वर्मा, रायपुर ग्रामीण पंकज शर्मा, रायपुर सिटी पश्चिम विकास उपाध्याय, रायपुर सिटी साउथ महंत राम सुंदर दास, अभानपुर धर्मेंद्र साहू, राजिम अमितेश शुक्ला, बिंद्रावनगढ़ जनकलाल ध्रुव, कुरूद दारणी चंद्राकर, संजारी बालो संगीता सिंह, गुंडरदेही कुंवर सिंह निषाद, दुर्ग सिटी अरुण वोरा, भिलाई नगर देवेंद्र यादव, वैशाली नगर मुकेश चंद्राकर, अहिवारा निर्मल कोसारे, बेमेतरा आशीष कुमार, जगदलपुर जितिन जायसवाल को टिकट दिया गया है कांग्रेस की तरफ से। ये थे। और अब हम राजस्थान की और मध्य प्रदेश की अगली लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं। हो सकता है आज ही एक लिस्ट आ जाए कांग्रेस की, मध्य प्रदेश की और राजस्थान की। और अब वोटर नहीं नागरिक बननी है। एक दिन का वोटर नहीं, 365 दिन का हमेशा का नागरिक बनना है। अब चुनावी मौसम में चारों तरफ सियासी चर्चाएं चल रही हैं, तो हमारे खास सेगमेंट में सियासत पर लिखी हिंदी की सुप्रसिद्ध कहानीकार मन्नू भंडारी की कुछ पंक्तियां आपको सुनाते हैं, दिखाते हैं, पढ़ाते हैं। मध्य प्रदेश के मंदसौर में जन्मी सुप्रसिद्ध कहानीकार मन्नू भंडारी ने लिखा है, धोती के अंदर सभी नंगे और ससुरी इस राजनीति में तो धोती के बाहर भी सभी नंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। मैं आपसे कल फिर मिलता हूं। हो सकता है चर्चा के किसी कार्यक्रम में मिलूं, या आज रात को भी हो सकता है आपसे मुलाकात हो चर्चा में, अगर कांग्रेस की, मध्य प्रदेश की या राजस्थान की कोई लिस्ट आती है तो। और मैं आपसे मिलूंगा चर्चा में या सूत्रधार में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस तरह की और भी अपडेट्स जानने के लिए नवभारत को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।